बहुत पुरानी बात है। रामपुर नामक गांव में राजेश नाम का एक सुनार रहता था। वह सिर्फ सोना ही नहीं बेचता था, बल्कि सोने को गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे दिया करता था। इसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान भी रहता था। गोपाल तेरी मेरी मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करता था। एक दिन गोपाल का दोस्त गोपाल से कहता है, अरे भाई गोपाल, कब तक तुम यूं दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं कर लेते? शहर चले जाओ, वहां तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे और तुम्हें इतनी मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई, अपना काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो मैं अपना काम कर सकूं? तुम तो मेरे हालात जानते ही हो। गोपाल, तुम किसी से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लो और उन पैसों से जमीन खरीद कर उस पर खेती करो। जब तुम्हारी पैदावार अच्छी हो जाए तो उसके पैसे वापस कर देना। ये बात गोपाल को सही लगती है, लेकिन वो पैसे किससे उधार ले, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इसलिए गोपाल अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर राजेश सुनार के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लाया हूं। अगर आप इसको रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं थोड़ी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूंगा। जब मेरी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कोई भी महंगी चीज गिरवी रखकर उसके बदले पैसे देता हूं, लेकिन अगर कोई पैसे समय पर नहीं देता है तो मैं उसकी वो चीज रख लेता हूं। दिखाओ मुझे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र। गोपाल सुनार को अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दे देता है। सुनार मंगलसूत्र की जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है, वैसे तो बेगर किसी की सिफारिश के मैं किसी को पैसे नहीं देता हूं, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लग रहे हो। बस इसलिए मैं ये मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया है, अगर तुमने वक्त पर ब्याज के साथ पैसे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र वापस नहीं करूंगा। गोपाल सुनार की बात मान लेता है और सुनार से पैसे लेकर चला जाता है। फिर गोपाल उन पैसों से 2 बीघा जमीन खरीदता है और उस जमीन पर खेती करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती है। फिर वो उस फसल को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस ला सकता हूं। अब गोपाल सुनार के घर जाता है और सुनार से कहता है, कैसे हो सेठ जी? सब ठीक चल रहा है ना? ऊपर वाले की दुआ है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो। जी हाँ सेठ जी, मैंने जो जमीन खरीदी थी उस पर अच्छी फसल पैदा हुई है और मेरा अच्छा मुनाफा हुआ है। अब मैं आपके पैसे वापस करने आया हूं ब्याज के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है गोपाल। तुम रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आता हूं। सुनार अंदर जाता है और मंगलसूत्र लाकर गोपाल को दे देता है। गोपाल ने जब मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये वो मंगलसूत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया था। क्या बकवास कर रहे हो गोपाल? तुम मुझे बेईमान समझते हो। मैं तुम्हें किसी और के गहने क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरे पास सुबह से शाम तक 70 आदमी अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं ऐसे किसी और का सामान किसी और को देने लगा तो मेरा व्यापार 2 दिन में बंद हो जाएगा। चुपचाप अपने गहने लो और यहां से चलते बनो। सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था। उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वो मंगलसूत्र नहीं है। ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं है। गोपाल बेचारा सुनार के घर से दुखी होकर चला जाता है। रास्ते में गोपाल को उसका दोस्त मिलता है।
गोपाल अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है। जब उसका दोस्त उस मंगलसूत्र को देखता है तो वो बताता है, अरे भाई गोपाल, उस सुनार ने तुम्हें ठग लिया है। ये मंगलसूत्र सोने का नहीं है, बल्कि नकली है। ये तुम क्या कह रहे हो श्याम भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत से खेती की थी और सारी बर्बाद हो गई। गोपाल भाई, तुम एक काम करो, गांव के मुखिया के पास जाओ और उनसे अपनी सारी बात बताना। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। अब गोपाल मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है और मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं एक परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। बताओ गोपाल, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे लिए थे, और जब मैं उससे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस लेने गया तो उसने मुझे ये नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया ने तुरंत राजेश सुनार को बुलाया और उससे कहा, राजेश, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, तुम तो जानते ही हो ये हमारा कितना पुराना काम है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी का असली सोना लेकर उसे नकली दे दूं। इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा आज तक मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। गोपाल, राजेश ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मुखिया जी, मैंने जो मंगलसूत्र इनके पास गिरवी रखा था उस पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मुझे मंगलसूत्र वापस किया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब ये मंगलसूत्र मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो उसने इसको नकली बताया था। अब इसके अलावा मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? मुखिया जी, जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी लिया था तो मैंने उससे जांचा नहीं था कि मंगलसूत्र असली है या नकली। वैसे तो मैं सोना देखकर ही गिरवी रखता हूँ, लेकिन मुझे गोपाल ईमानदार आदमी लगा, इसलिए मैंने मंगलसूत्र की जांच नहीं की। मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा मक्कार है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसकी बात पर भरोसा किया जाए और किसकी पर नहीं किया जाए, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परिस्थितियां और अधिक ना बिगड़े इसलिए। ये बात सुनकर राजेश सुनार बहुत खुश होता है, लेकिन गोपाल बहुत दुखी होता है। दोनों मुखिया के घर से चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, मुझे लग रहा है कि सुनार झूठ बोल रहा है, क्योंकि सुनार ने कहा था कि गोपाल ने उसको नकली सोना दिया होगा, लेकिन कोई सुनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती नहीं कर सकता। और अगर उस किसान को धोखा देना ही होता तो वह ब्याज सहित कर्ज चुकाने आता ही क्यों? इसलिए मुझे लगता है सुनार ही धोखेबाज है। तुम सही कह रहे हो मुखिया जी। इस तरह तो इसने बहुत से गरीब लोगों को लूटा होगा। मैं चाहता हूँ कि वो सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाए। तुम एक काम करो, किसी तरह तुम सुनार का वो संदूक जिसमें वो सोना रखता है यहाँ तक ले आओ, तो हम सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। मुखिया जी, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास एक सोने का हार है। मैं कल भेस बदलकर उस सुनार के पास जाऊंगा और उससे हार को गिरवी रखने के लिए कहूंगा। अगर उसने मुझे नकली हार दिया तो सुनार का सारा राज खुल जाएगा। मुखिया का आदमी ऐसा ही करता है और अगले दिन वो हार लेकर सुनार के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं ये सोने का हार लाया हूँ। आप इसको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर इस हार को खरीद लो। सुनार ने हार हाथ में लिया और ध्यान से उसे जांचने परखने लगा, लेकिन सुनार को इस बात का भी शक हो रहा था कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। इसका मतलब ये आदमी हार चोरी करके लाया है। मुझे इसकी कीमत कम से कम लगानी चाहिए। मैं इस हार को खरीदना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन मैं इस हार के तुम्हें केवल 2000 रुपए ही दे सकता हूँ। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। बेचना है तो बताओ, वरना चलते बनो। सेठ जी, इस हार की कीमत तो बहुत कम लगा रहे हो आप। कम से कम 4000 रुपए तो दो। सेठ जी, अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं ये हार कभी नहीं बेचता। जब किसी आदमी को पैसों की जरूरत होती है तभी आदमी अपनी कोई चीज बेचता है। तुम ये कोई नया नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें इस हार के 3000 रुपए दे सकता हूँ। बेचना है तो बात करो, वरना चलते बनो। सेठ जी,
मैं ये हार आपको 3000 रुपए का देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनार अरविंद को हार के 3000 रुपए दे देता है और फिर अरविंद 3000 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुनार के घर एक आदमी आता है और सुनार से कहता है, सेठ जी, दरअसल बात यह है कि मुखिया जी के घर से उनकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। हमें शक है कि उस चोर ने चोरी का माल तुम्हें बेचा हो। हम गांव के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो हमारा कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं कभी चोरी का सामान नहीं खरीदता हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कोई हार नहीं खरीदा है। बात करते करते मुखिया का आदमी सुनार का वो संदूक खोल देता है जिसमें सुनार सोने का सामान रखता है। मुखिया का आदमी देखता है, हार संदूक में मौजूद था। हार उठाकर मुखिया का आदमी कहता है, अरे यह तो वही हार है जो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते हो, तो ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुखिया के आदमी की बात सुनकर सुनार घबरा जाता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। मुखिया का आदमी गुस्से में आकर कहने लगा, धोखेबाज, मक्कार, झूठे आदमी, यह संदूक उठा और मुखिया जी के पास चल, वहीं तेरा फैसला होगा। मुखिया के आदमी ने संदूक को सुनार के सर पर रखकर उसे मुखिया के पास ले जाता है। अब मुखिया सुनार से कहता है, बताओ तुम्हारे पास ये हार कैसे आया है, और ये बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। लोगों को पागल बनाकर किस किस के साथ तूने ये धोखेबाजी की है। इस धोखेबाज का ये संदूक खोलो। जैसे ही संदूक खुला, वैसे ही गोपाल ने अपना पुश्तैनी गहना खोज लिया, जिस पर गोपाल के दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इन गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया है ये कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ कर दूं, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम इस काम की किस तरीके से अंजाम देते थे? दरअसल बात यह है कि जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उन गहनों को गिरवी रखकर हूबहू वैसे ही नकली गहने बनवाकर उन्हें लौटा दिया करता था। जब लोगों को मेरे इस छल का पता चलता था तो वे मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन पर ही इल्जाम लगाकर उन्हें वहां से भगा देता था। ये हार चोरी का है, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने लालच में आकर उस आदमी से ये हार खरीद लिया था। मुखिया जी, अब मैंने आपको अपनी सारी बात बता दी है। अब तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, वरना कल कोई और तुम्हारी जैसी हरकत करेगा। इसलिए तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है और कभी भी इस गांव में आने की कोशिश मत करना। इस तरह मुखिया गांव के बहुत से आदमियों को इंसाफ दिलाता है। मुखिया की इस चतुराई से गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं।